Hello, Kundan sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. How are you, sir? Fine, sir. Fine. Hmm. कुछ बच्चे ऐड हुए हैं क्या? अभी धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। ओके सर। ओके सर। मैं भी थोड़ा देख लूँ प्रोसेस और इंटरफेस वगैरह। दैट्स व्हाई आई एडेड इन द अरे नहीं, चैट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग मिलके बेसिकली हम लोग का पर्पस यही है कि बच्चों के डाउट्स को कवर यस, करें। हाँ, बच्चों का और बिल्कुल। वेलफेयर हाँ हाँ, एडल्ट्स। बस जी जी जी। यस। इसलिए थोड़ा भी ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि उनको जितना बेनिफिट हम लोग दे सके, द मैक्सिमम बेनिफिट आउटपुट यहाँ से उनको मिले। यस सर, बिल्कुल। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग जैरिन एंड स्मार्ट विक्रम, एवरीवन इज वेलकम। सभी लोगों का स्वागत है और आई होप मेरी आवाज सभी लोगों तक आ रही है। मैं मेक मी कंफर्म टू ऑल माय डियर, माय ऑडियो इज ओके नो एवरीवन। और हमने एक्चुअली आज एक सेशन क्यों रखा है कि ये एक ऐसा दो टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपके आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर मैं देखा हूँ मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर इसमें कितना कवर करें, क्या कवर करें। तो आज हम लोग एक ब्रीफ लेके चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको इस सेशन से बेनिफिट्स हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को अगेन वेलकम। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले ही, ये टॉपिक अपने में ही बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है आरबीआई, है ना। आपको जो फोकस करना है भी एग्जाम के दिन बहुत कम बचे हैं, इट्स वेरी लेस डेज अभी हमारे सामने बचे हुए हैं। तो हम लोग एक बार एक ब्रीफ लेके चलेंगे कि इस टॉपिक में हम लोग किसी चीजों को क्या रिवाइज कर पाते हैं, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, इसके बाद हम लोग तुरंत एक एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रख लेंगे इसी में, जिससे हमें पता चलेगा कि व्हाट आई विल गेट, हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ और हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया। विक्रम, गौरव, स्मार्ट वर्क, एवरीवन। और जो भी डाउट है ना, वो डाउट पूछिएगा जरूर जब मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। देखो ये टॉपिक ना अपने में ही बहुत यूनिक है, जिस टॉपिक का नाम है आरबीआई। अगर हम इस टॉपिक के बारे में बोलते हैं तो आप इसे ऐसे समझिएगा कि जैसे मैंने सामने आपके सामने एक क्वेश्चन आया, जरा मैं चाहता हूं आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एंड एवरीवन ट्राई टू स्पीक, उस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, जो भी होता है आपको आंसर देना है, ठीक है, बिल्कुल। तो वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये सामने आपके है कि व्हाट डू मीन बाय द शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां आप एक चीज याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो पॉइंट है ना, एकदम बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूं आपसे, तो मैं आपको बता दूं, जस्ट वेट, जस्ट मैं इसको बस कनेक्ट कर लूं लिखने के लिए, क्योंकि लिखना भी होगा मुझे। जस्ट वेट, जस्ट वेट। नाउ परफेक्ट। ओके। तो एक बेसिक चीज आप हमेशा याद रखना, हमारे देश में ना जब भी हम बात करते हैं बैंकिंग के ना, तो दो ऐसे एक्ट हैं जिनको आप ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज याद रखिए। द फर्स्ट वन विच इज नोन एज द आरबीआई एक्ट 1934, और दूसरा जो हमारा एक्ट है विच इज नोन एज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच इज नोन एज 1949। इन दोनों से, इन दोनों को ही आपको हमेशा याद रखना है। दोनों का पर्पस अलग है। और हम ये कह सकते हैं कि इन अवर कंट्री जो आरबीआई हमारे देश में बैंकों को रेगुलेट करती है, वो दोनों को हिसाब से रेगुलेट करती है, दोनों को मिला के करती है। वेनेवर कोई अगर आपसे पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कौन से एक्ट किया गया, तो आंसर हमारा ये होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी, एज पर द, जब रॉयल कमीशन ने रिकमेंड किया था हमारे देश में बिफोर इंडिपेंडेंस। और इंडिया में हम सभी लोगों को पता होगा, जब आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट हुई थी तो इसमें सरकार का कोई ऑनरशिप नहीं था।
यह पूरी तरीके से प्राइवेट शेयर होल्डर के हाथों में था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इंडिपेंडेंस हो गए, हम देश आजाद हो गया, तो 49 में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट और कहा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर फ्री टू कंट्रोल ऑल काइंड ऑफ मॉनेटरी एक्टिविटी इन अवर कंट्री एंड यू आर द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। आप हमारे देश के सेंट्रल बैंक हो। इसीलिए हमारे देश में इसको नाम दिया गया जब आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ, विच इज नोन एज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49। ठीक है। यहां मैं दो चीज कहना चाहूंगा सभी लोगों को। तो यहां पूछ रहा है कि शेड्यूल बैंक किसे कहते हैं। तो सिंपल सा याद रखना, हमारे देश में अगर मैं बोलूं सिंपल सा याद रखिएगा टू ऑल माय डियर बैंकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का अंडर सेक्शन जो 2E है, उसमें जो भी बैंक फॉलो करते हैं दिस इज नोन एज शेड्यूल बैंक। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में सारे बैंक अब इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ एक बैंक पहले हुआ करता था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, जो अब इस एक्ट में नहीं है और वो भी अब हो गया है शेड्यूल बैंक। यानी यही एक लौता ऐसा बैंक था जो नॉन शेड्यूल बैंक था, बट राइट नाउ वो भी हो गया हमारा शेड्यूल बैंक। यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, सेकेंड नंबर इज द राइट आंसर। मुझे एक बार आप कंफर्म कर दो, क्लियर है सभी लोगों का? मेक मी कंफर्म ऑल आर वन। देखो, बिकॉज आप बोलोगे ना तो मुझे क्लियर होगा कि चीजें सही से हो रही हैं कि नहीं, है ना। बिकॉज योर डाउट क्लियर होगा तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट्स होगा। आप नहीं बोल पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, आप कहीं भी हैं, आप मुझे ग्रुप में चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ जाऊंगा, देयर इज नो इशू। ओके, अब इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बोलूं आपसे तो याद रखना, इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे मन में डाउट्स आते हैं। पहला कि सर क्या आरबीआई होती क्या है, दूसरा इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तीसरा क्या ये बैंक है, द फोर्थ वन क्या ये करेंसी प्रिंटिंग कंपनी है, द फिफ्थ वन क्या ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, और द नेक्स्ट वन किया है ये गवर्नमेंट का बैंक है। तो बिल्कुल सही, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो रिवाइज करना है वो मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूं टू ऑल ऑफ यू, जो आपको याद करना है। सबसे पहले आप इन 3 चीज को याद कर लीजिए, ये याद होना ही चाहिए आपको अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारे देश में जब भी हम बात करते हैं ना आरबीआई की, तो हमें 3 डेटा जरूर याद करना होता है। पहला जो ईयर हमारा है वो ईयर है 1926, जिसमें हमारे देश में यंग हिल्टन कमीशन रिकमेंड किया था कि इंडिया में एक ऐसा बैंक हो जो सबको कंट्रोल करे। ये आपको पता होगा, मुझे पूरा भरोसा है। दूसरा, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ये आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हो। और एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है 2022 में, आपको पता होगा। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था वो 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था, लेकिन इस साल चेंज कर दिया गया और अब इसका भी जो फाइनेंशियल ईयर हो गया वो हो गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आई होप ये सभी लोगों को पता होगा, आप लगातार रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। और हम सभी को पता है कि दिल्ली कैपिटल बाद में बना, पहले जो हमारे देश की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में बनती थी उन सबका ऑफिस कहाँ होता था, कलकत्ता में होता था। तो कलकत्ता से शिफ्ट हुआ 37 में मुंबई। ठीक है, ये सभी को पता होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जब आरबीआई बना था तो उसमें सरकार का कोई भी ऑनरशिप नहीं था। तो याद रखना, इसमें जो पैसा लगा था इनिशियली फेज में वो लगा था 5 करोड़ रुपए, और एक शेयर की जो वैल्यू थी वो थी 100 रुपए। और याद रखना, इन्हीं सारे शेयर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 1949 को खरीद लिया और कहा कि यू आर द फ्री, आज से आप देश के हो गए सेंट्रल बैंक। तो ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर जो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, मुझे आज भी याद है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कलर था कि पीओ था। आरआरबी ने, एसबीआई ने पूछा क्या था कि हाउ मेनी रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। तो याद रखना, जब भी कहीं हम रीजन ऑफिस की बात करते हैं उसमें हम लोकल बोर्ड को भी शामिल कर लेते हैं। यानी वी हैव, अगर कोई पूछता है तो हम कहेंगे वी हैव 27 रीजनल ऑफिस और 4 हमारे सब ऑफिस। जब भी कोई पूछे कि ऑफिस कितने हैं तो याद होगा 31। इंडिया में हर स्टेट में आरबीआई के ऑफिस नहीं होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, अगर मैं बोलूं नंबर 1 महाराष्ट्र और नंबर 1 यूपी, जहां पे आरबीआई की ऑफिस मल्टीपल है। जैसे आप देख रहे होंगे लखनऊ कानपुर में भी है और नागपुर और मुंबई में भी है। नॉर्मली होता हर स्टेट में एक ऑफिस है।
जब भी कोई पूछे तो आज के बाद हम ये कहेंगे टोटल ऑफिस के हैं 30। आगे बढ़ता हूँ। एक बहुत ही पेटेंट सा याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आज तक कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं हुई है। कभी भी कोई पूछे आपसे, कंफ्यूज करने के लिए पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी फीमेल गवर्नर नहीं हुई है। हाँ, फीमेल डिप्टी गवर्नर हुई है, लेकिन कभी भी फीमेल गवर्नर नहीं हुई है। पहले हमारे थे ऑस्बोर्न स्मिथ, जो भी प्रेजेंट में है उनका नाम है शक्तिकांता दास, जो 25 नंबर के हैं, और ये हमारे 5th नंबर के, पहले नंबर के हैं। और ये पहले भारतीय हैं जिनका नाम है सीडी देशमुख। और एक बात ये भी याद रखना, जो जो हमारे एक्स पीएम हुआ करते थे, पीएम मनमोहन सिंह, वो भी हमारे देश के कभी गवर्नर हुआ करते थे। ही वॉज वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। वो अलग बात है, सोनिया गांधी जी ने इनको कहने के लिए भी बना दिया था, नो कमेंट, बट ही वॉज वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। ये बहुत एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, अगर इनके बारे में हम अगर बोले तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। ये कुछ मैंने नाम आपके लिए लिख दिए हैं, जिनको आपको देख लोगे तो अच्छी होगी। ये पहले गवर्नर हैं सर ऑस्बोर्न स्मिथ, दूसरे जेम्स टेलर, और तीसरे सीडी देशमुख। देखो, और जो हमारे प्रेजेंट में है वो शक्तिकांता दास है। ये पता होगा तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं। आपको जो भी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है जुलाई में, क्योंकि सितंबर में तो एग्जाम ही हो जाएंगे, तो जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है, एक बात याद रखना, हमारे देश में हर 2 महीनों पर हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, अभी आगे दिखा दूंगा आपको। सर फर्स्ट स्लाइड हमारे शो हो रही है केवल, आवाज नहीं आ रही। हेलो, फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है। सर स्लाइड नेक्स्ट वाली स्लाइड नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेन स्लाइड नहीं हो रही क्या? तो जी सर, सिर्फ मेन स्लाइड ही दिख रहा है। एक टुडे मिनट, टॉपिक आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। जस्ट अ वेट, जस्ट अ वेट, जस्ट अ वेट, मैं चेक करता हूँ। स्लाइड तो नहीं हो रही ना? हेलो, जी सर, स्लाइड नहीं हो रहा है। एक मिनट में चेक कर लूँ। ओके स्लाइड तो नहीं हो रही है। ओके ओके, ऐसा कैसे हुआ? एक मिनट, एक मिनट। मुझे बताओ, अभी शो हो रही है? या नाउ इट्स शोइंग सर, बैंकिंग ओके बियॉन्ड ओके, टुमारो। ना हो ना शेयर, नो शो हो रही ना? चलिए एक मिनट मैं जरा चेक कर लूं ये शो हो रही कि नहीं। मुझे बताना कि ये चेंज हो रही है कि नहीं, से यस और नो। हाँ अभी चेंज, यस सर, चेंज हो रही है, से यस और नो। या यस सर, हाँ चलो, यस सर। चलो ये बताना चाहिए ना, पहले बता देना चाहिए था। चलो, मैंने जो बोला ना वो देखो सामने दिखा दे रहा हूं आपको। ये दिख रहा है सभी को, विजिबल है? यस हाँ ठीक है। एक्चुअली मैं ना इसीलिए कभी कभी सोचता हूँ कि जूम पे सेशन कर दूं आप लोगों को, जूम पर ना और सारी चीजें क्लियर होती हैं, बट नाउ चलो ओके ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हम लोग लास्ट में कहा था कि जो हम लोग की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, हमें उस पर फोकस करना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल, है ना। और याद रखना, हमारे देश में कमिटी है विच इज नोन एज द एमपीसी कमिटी, जो भी हमें आगे दिखाएंगे आपको। वो हर 2 महीनों पर हमारी इकोनॉमी को रिव्यू करती है। और याद रखना, यह क्वेश्चन इसी साल पूछा गया है आरबीआई के असिस्टेंट एग्जामिनेशन में, कि टोटल साल में ये पॉलिसी कितनी बार रिव्यू की जाती है। तो याद रखना है सभी लोगों को, यह पॉलिसी 6 टाइम रिव्यू की जाती है, नंबर 1। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो मेंबर भी इसमें याद रखिएगा 6 मेंबर होते हैं। इसमें 3 मेंबर आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और जो 3 मेंबर हैं वो आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। शायद ये भी सभी लोगों को याद है। चलिए, तो ये जो भी लेटेस्ट पॉलिसी हुई है उसमें साफ साफ उस पॉलिसी में बहुत सारी चीजों पे फोकस किया गया। हम लोग उसको देखेंगे आगे क्या क्या फोकस किया गया है ना। एक कुछ दिनों पहले एक टर्म आया था जो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक आम आदमी पैसा निवेश कर सकता है, अकाउंट ओपन करा सकता है? बताओ मुझे, से यस और नो। एनीवन? तो बिल्कुल याद रखना, 2021 से हमारे देश में एक इनिशिएटिव लिया गया है फ्रॉम द आरबीआई के द्वारा, विच इज नेम एज द, उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इसमें क्या होता है कि आप अब
आप थ्रू सिक्योरिटीज आप आरबीआई की साइट पर जाके एक रिटेल डायरेक्ट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आप बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं थ्रू सिक्योरिटीज के मामले में। बेसिकली सरकार का ये कहना है कि हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं और उन्हें एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, क्यों ना हम पब्लिक से डायरेक्ट पैसा, भाई जो पैसा हम जमा करते हैं बैंक में वही तो बैंक फिनांस करती है गवर्नमेंट को, वही तो फिनांस होता है सरकार को, तो क्यों ना बैंक इसके लिए लेती है ब्रोकरेज चार्ज एक सर्टेन अमाउंट, तो क्यों ना वो पैसा हम डायरेक्ट निवेश करें। तो बिल्कुल याद रखना एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के द्वारा इंडिविजुअल यानी वी एंड यू ऑल्सो हम लोग भी थ्रू ट्रेजरी बिल सिक्योरिटीज के माध्यम से बिल्कुल पैसा निवेश कर सकते हैं। कुछ इसके फैक्ट्स हैं, मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। और पता होगा जब ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर तो तभी एक इनिशिएटिव ले लिया गया था, आपने सुना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम। यानी अगर आप इंडिया में किसी भी बैंक की सर्विस से अनहैप्पी है तो यू कैन कंप्लेन ओवर देयर, और इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको जहां भी आपने कंप्लेन किया है उसको 30 डेज हो चुका है उसके बाद ही आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे इसकी डिटेल अभी आगे। ओके, तो याद रखना ये मैं आपको दे दूंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सा है, कुछ फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स एक बार देख लेना आप लोग। अगला आता है इसी का सेकंड पार्ट, ये आपको याद होना कंपलसरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दो चीज याद रखना, अगर कोई पूछता है इसमें कितने बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं तो याद रखिएगा एक होते हैं गवर्नर, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, 2 मेंबर होते हैं जो भेजती है फिनांस मिनिस्ट्री, और जो 4 मेंबर होते हैं वो आते हैं लोकल बोर्ड से, और जो 10 मेंबर होते हैं उनको भेजती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करके। यानी टोटल अगर मैं पूछूं तो याद रखिएगा 21 बोर्ड मेंबर होते हैं। ओके, जिसमें ये भी शामिल है, एम के जैन भी शामिल है, एम डी पात्रा भी शामिल है, मिस्टर एम एन राव भी शामिल है, और साथ में श्री टी रविशंकर भी शामिल है। यानी टोटल ये नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर ये भी याद करोगे तो आपको बेनिफिट और ज्यादा होगा। इसमें ना सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, दैट मीन्स सब तो डिप्टी गवर्नर है लेकिन सबका जो डिपार्टमेंट है वो एक एक होता है। जैसे देखो जो हमारे शंकर साहब हैं वो आरटीआई सब चीजों को देखते हैं, लेकिन इतना डीपली कम है पूछेगा, चांस बस नाम याद रखना वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट फिलहाल, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 4 मेंबर होते हैं जो लोकल बोर्ड से आते हैं, 2 मेंबर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से, और 10 मेंबर आते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा से, ठीक है। आगे चलता हूँ। कभी अगर ये पूछता है कि बताओ इनमें का कार्यकाल कैसे होता, तो याद रखना कार्यकाल 5 सालों का होता है गवर्नर का, और डिप्टी गवर्नर का होता है कार्यकाल 4 साल के लिए। एक नियम बड़ा प्यारा सा है, इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, एक कहते हैं हम लोग ऑफिशियल डायरेक्टर और एक हम लोग कहते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, है ना। जो गवर्नर होते हैं याद रखना, और एक नियम है कभी भी आरबीआई में डिप्टी गवर्नर कभी 4 से ज्यादा नहीं होगा, ऑलवेज 4 से कम होगा या 4 होगा, ठीक है। और जो डायरेक्टर्स अलग अलग फील्ड से आते हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। यानी हम कह सकते हैं कि जो 5 मेंबर हैं वो कहलाते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर, और जो 16 मेंबर हमारे हैं वो कहलाते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो करता कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर हमारे देश में। चलिए ये सब चीजें तो हो गई, कोई खास नहीं। हाँ, एक न्यूज आ रही है बहुत ज्यादा, शायद आपको पता होगा कि जो हमारे भी वर्तमान में शक्तिकांता दास है, ही वॉज द 5th गवर्नर, और ये सबसे ज्यादा समय तक आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे एज पर द लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले गवर्नर। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने गवर्नर का रोल अप्लाई किया था, और अगर इन्होंने पूरा कार्यकाल कर लिया क्योंकि इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, तो इनका जो कार्यकाल होगा ये पहले से गवर्नर हो जाएंगे जो सबसे ज्यादा तक समय काम करेंगे, 5 साल से भी ज्यादा। जैसे इससे पहले विमल जालान हो गया, जेम्स टेलर हो गए, बीपी भट्टाचार्य हो गया, सीडी देशमुख हो गया, उन्होंने 5 साल से ज्यादा काम किया है। और जो लेटेस्ट है अगर मैं उनको क्रॉस कर देंगे तो 7 साल 197 डेज से भी अगर मैं बोलूं कि अगर ज्यादा ये रहेंगे हमारे शक्तिकांता दास, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कहेंगे हमारे देश के। इसमें से अगर मैं बोलूं तो इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको डिस्टर्ब करता है, मुझे बताइए कमेंट करके, टू ऑल माय डियर। इन सारे टर्म्स में से मुझे बताइए ऐसा कौन सा टर्म है जो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है, काइंडली मेक मी कंफर्म, मुझे बताओ।
और ये सारे पॉइंट क्लियर है? दो चीज बता दो मुझे, ये क्लियर है और आइदर ये इसमें से कोई अगर आपको डाउट है मुझे बताओ तो। देखो जो सबसे पहला है ना वो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, एक टॉपिक ही है पूरा वो मॉनेटरी पॉलिसी है ना। जो दूसरा है उसके मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, आपको पता भी होगा। ओके नाइस, स्मार्ट, नाइस यार, यार अपना नाम दे दो तुम्हारे, बिकॉज नाम ना बहुत यूनिक है, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस, वेरी नाइट। ये नेम बड़ा यूनिक है बट नाम क्या मुझे पता नहीं, चलो जरा देखना, जरा समझ। जो दूसरा है ना, ओके बेटा प्रियंका चलो समझना, जो आपने पूछा ना लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बहुत ही आसान है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि प्रियंका एक तरह से बैंक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं कि प्रियंका एक बैंक है, ठीक है। अब प्रियंका को फंड की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या करेगी, कहीं से मार्केट से लोन बोरो करेगी, दैट द लॉजिक भी है। उसे कहीं से नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा, तो उसकी जो आखिरी उम्मीद है वो आखिरी उम्मीद है उसके पापा जी, विच इज नोन एज द आरबीआई। तो आरबीआई को हम, आरबीआई कहती है बैंकिंग से कि देखो डियर आपको डरना नहीं है, अगर कहीं से भी कुछ डाउट होगा, अगर कहीं से भी अगर आपको लोन नहीं मिला तो हम आपके लिए अवेलेबल है। तो आई एम योर लास्ट रिजॉर्ट ऑफ लेंडिंग, यानी आरबीआई द प्ले द रोल ऑफ जस्ट लाइक ए लास्ट लेंडर ऑफ द रिजॉर्ट, यानी अंत में तो हम है ही। गॉट इट प्रियंका? इसीलिए आरबीआई को हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। अक्सर जब एग्जाम दोगे ना तो कभी कभी एलओआर का फुल फॉर्म पूछ देता है, याद रखना। एनीवन और बताओ, अदर वन, और भी कोई ऐसा जिनको कोई डाउट हो, एनी कुछ भी डाउट हो बिल्कुल आप बेझिझक होके मुझसे पूछिए, क्योंकि हम लोग एक इनिशिएटिव बस इसीलिए लिए, ठीक है। एक बहुत ज्यादा न्यूज में है भी आजकल, मैं बोलूं विदेशी मुद्रा का भंडार, इसे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है, क्या है मैं बता देता हूं। हर देश में एक आपने टर्म सुना होगा विच इज नोन एज द फॉरेक्स, कहते हैं उसको, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, पता होगा हम सभी लोगों को। हम जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें पेमेंट करते हैं फॉरेन करेंसी में, ठीक है। जितनी करेंसी हमारे पास होगी उतने ज्यादा अच्छा हमारी वैल्यू होगी, ये लॉजिकल बात है। एक बात याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास फॉरेन करेंसी है उसका नाम है चाइना, याद रखना। और जो इंडिया है उसकी जो अभी पोजीशन हो गई है वो आ गए हम 4th नंबर पर। हमारे पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है ये हो गया है $480 बिलियन, और ये बहुत डाउन हुआ है, जो कभी पिछले 8-10 महीनों में करीब मोर देन $600 बिलियन हुआ करता था। तो एक क्वेश्चन आने का चांस है, माइट भी आपसे ये पूछ दे कलर के मेंस में कि बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स कौन सी कंट्री के पास है, या ये पूछ दिया जाए कि बताइए हमारे देश में जो फॉरेक्स है उसको मेंटेन करता कौन और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो याद रखना फॉरेक्स को मेंटेन करता है आरबीआई, और इसमें अगर मैं बोलूं तो इसमें हमारी फॉरेन करेंसी होगी, इसमें हमारा गोल्ड होगा, और एक टर्म याद रखना इसमें एसडीआर भी होता है। एसडीआर क्या होता है, एक करेंसी, एक बास्केट ऑफ करेंसी कहते हैं इसको, जो कि आईएमएफ की ऑफिशियल करेंसी है। दिस इज कॉल्ड एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ओके, और मुझे बताओ इसके अलावा कोई किसी को डाउट, एनीवन? इंडिया में मुझे बताओ जितनी भी करेंसी होती है अगर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, आप बना लोगे? मुझे बस इतना बताओ, से यस और नो। अगर आपके एग्जाम में करेंसी से कोई क्वेश्चन अगर राइज होता है तो कुछ भी अगर पूछा जाएगा तो आप बना ले जाओगे? से यस और नो मुझे बताओ। अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे बताओ इंडिया में सबसे छोटी करेंसी अभी कौन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, मुझे बताइए। 50 मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज व्हाट, क्या होगा? 50 पैसे 50 पैसे। डियर आई एम आस्किंग यू पेपर करेंसी, पेपर करेंसी 1 रुपीस। 1 रुपीज, ओके ठीक है। अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दैट केस में, तो एक फॉर्मूला दे दे रहा हूं सभी को, याद होगा, इसको रिवाइज कर लेते हैं और अच्छा कर लेते हैं। कैसे? किसी की भी आवाज है इसको थोड़ा म्यूट कर लेना, आवाज बहुत आ रही है ना। एक चीज याद कर लेना, सिंपल से फंडा है, मैं आपको बता रहा हूं। 2 रुपए से लेकर आप जो भी करेंसी इंडिया में देखते हो ना, 2000 रुपए तक, याद रखना उन सारी करेंसी को हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करती है।
कोई लॉजिक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा। इंडिया में फ्रॉम 2 रुपीज से लेकर 2000 तक की जितनी भी करेंसी आप देखते हो, उन सभी करेंसी को हमारे देश में आरबीआई प्रिंट करती है और इशू करती है। नंबर, सिर्फ जितने भी हमारे देश में आप देखते होंगे क्वाइन और साथ में 1 रुपीज का जो नोट है ना, दैट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप आज के बाद कभी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी। सिर्फ सारी पेपर करेंसी 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट्स को इशूड बाय आरबीआई, और जो क्वाइन है और 1 रुपए का करेंसी नोट है पेपर करेंसी, उसको जारी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात याद रखना, अपने माइंड में गांठ मार लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल माय डियर, ठीक है। इसीलिए जो 1 रुपीज की करेंसी नोट होती है उस पर साइन होता है फिनांस सेक्रेटरी का, और जो बाकी करेंसी आप देखते हो जो आपके पास होंगी, अपने जेब में होगी, उस पर साइन होता है हमेशा गवर्नर का। एक चीज और याद रखना, अभी मैं आगे दिखा देता हूं, जस्ट वेट, मैं दिखाई देता हूं। इंडिया में जो ये करेंसी बनती है ना, याद रखना, अगर मैं बोलूं तो याद रखना, देखो यही 4 पॉइंट आपको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिख रहा है सभी को? मुझे बताना विजिबल है सभी को? यस सर। हेलो एवरीवन, विजिबल है सभी को? हाँ जी सर, विजिबल है। ठीक, हाँ याद रखना, एक करेंसी है, नोट प्रेस है जो है नासिक में, एक देवास में, और याद रखना इन दोनों प्रेस को हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है, देखती है। और एक है मैसूर और सालबोनी, याद रखना, इसको हमारे देश में जो मॉनिटर करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। यानी कि आप अपने देश में जो भी पेपर करेंसी देखते हो, याद रखना उन सारी करेंसी को इन चारों जगह प्रिंट किया जाता है, जिसमें जो 2 प्रेस हैं उनको तो सरकार देखती है प्रॉपर उसके चैनल को, और जो 2 हैं उनको देखती है आरबीआई, जो कि मैसूर और सालबोनी। एक नियम याद रखना, हमारे देश में अगर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है तो आने वाले समय में, जैसे नहीं मोदी जी ने 2000 रुपए का नोट छाप दिया, तो अगर आप इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होती है तो आने वाले समय में आप 10 रुपए का भी नोट दे सकते हैं, ऐसा आरबीआई के पास राइट्स है। यानी कि अगर कोई पूछता है कि बताओ आरबीआई कैन इशू बैंक नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज वॉट, तो क्या कहेंगे? 10,000 तक नोट जारी हो सकते हैं, ठीक है, यहां तक। और ये देखो 4 वो प्रेस हैं जो फैक्ट्री कह लो, टकसाल कह लो, जिसको हम लोग कहते हैं मिंट। वैसे मिंट का हिंदी होता है क्या? क्या कहते हैं मिंट को हिंदी में? अरे यार क्या कहते हैं मिंट को हिंदी में? टकसाल तो नहीं नहीं, अरे मिंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे पुदीना। बट यहाँ पुदीने की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है टकसाल। टकसाल मतलब एक कंपनी कह लो, फैक्ट्री कह लो, जहां पे कॉइन्स को ढाले जाते हैं। तो वो 4 है हमारे देश में, एक मुंबई, एक कोलकाता, एक हैदराबाद और एक चौथा नोएडा। ये सभी को याद होना चाहिए। और हाँ, एक बहुत बड़ी विडंबना मैं देखता हूं बच्चों में, जब मैं ट्रेनिंग कराता हूं बाहर जाके इंडिया में, मल्टीपल स्टेट्स में, खासकर बैंकिंग में देखता हूं बैंकर्स को, तो कहते हैं कि सर हमारे देश में तो 50 पैसे के सिक्के चल ही नहीं रहे। ऐसा कहीं नहीं है। जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना कहे कि यह करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। याद रखना, ये अभी भी हमारे देश में एक्टिव है। अगर किसी के पास है घर में, नहीं काम का है, तो मुझे दे देना, मैं ले लूंगा, कोई इशू नहीं। तो याद रखना, इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट कॉइन अगर कोई है तो राइट नो वो 50 पैसे का कॉइन है, जिसको हम लोग स्मॉल कॉइन कहते हैं। और जो सबसे बड़ा करेंसी अभी हमारे लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, वो 20 रुपए का कॉइन। इसके कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। फैक्ट दिस वन, एक बार इसको देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए, एनीवन। चलूं आगे? सर एक बात पूछना। यार आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी सर, अब आ रही है? हाँ आप बोलो ना। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि ये जो 10,000 के नोट थे, मतलब ये कभी आए भी हैं कि नहीं इंडिया में अभी तक? इंडिया में एक बार आ चुके हैं। सर कब आया है? एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, मैं आपको डेट डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। आ चुके हैं, बट याद रखना फिलहाल ऐसा नहीं है अभी। ओके सर, थैंक यू सर। और याद रखना, करंट में जो पूछेगा ना, वो सबसे ज्यादा पूछता है, खासकर करेंसी से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि हमारे देश में जब आरबीआई करेंसी छापती है, प्रिंट करती है ना, वो कौन से सिस्टम को फॉलो करती है। ये जरूर याद रखना, जिसको कहते हैं हम लोग MRS। क्या कहते हैं उसको? विच इज नोन एज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो आरबीआई फॉलो करती है अपने पास 200 करोड़ का, याद रखेगा, जिसमें 115 करोड़ का वो अपने पास रखती है डियर ओनली गोल्ड के फॉर्म में।
और जो 85 करोड़ रुपीज हैं वो याद रखिएगा, वो उनके पास मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है, लाइक कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में। इसके क्योंकि रीजन क्या है ना, ज्यादा पैसा छाप देंगी तो हमारे देश में मनी का फ्लो बढ़ेगा, तो मनी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, और अगर मनी की वैल्यू डाउन होती है तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर कम डालती है तो हमारे देश में मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं होगा, तो मार्केट में क्या होगा, उसका लॉस, हमारे देश में जीडीपी डाउन हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से वो डालती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में मुझे बताइए जरा जल्दी से, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ सहायक कंपनियां हैं? से यस और नो। यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ मुझे आज के डेट में टोटल हाउ मेनी सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, तो आंसर क्या होगा बताओ? बहुत आसान सा क्वेश्चन। सर 5। 5। कोई मुझे बताएगा कि यहां तो मैंने जो नाम लिखे हैं देखो जरा ध्यान से, तो 4 ही हैं, 5वां कौन है? नेफिड। हम्म, नेफिड है सर। नहीं, और बताओ। याद रखना, इसको सबसे ज्यादा पढ़ के जाना आप लोग, है ना, डीआईसीजीसी। क्यों? मैंने आपको बता दूं, जब भी इंडिया में कोई बैंक किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल करती है, किसी बैंक को बंद करती है, तो याद होगा उसमें जिन्होंने भी पैसा जमा किया है ना, उसके पैसे को रिफंड कराने की जिम्मेदारी इसकी होती है। और एक बात याद रखना, एक प्रकार से आप ऐसे समझो कि मैंने कहा कि माय नेम इज राजीव, मेरा किसी बैंक में अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, और यह बैंक अगर बंद हो गया तो क्या मेरा पैसा डूब गया? नहीं। यह एसबीआई क्या करती है, इससे बीमा करा के रखती है इसके सारे डिपॉजिटर्स का, और इन डिपॉजिट्स पर जो डीआईसीजीसी है, याद रखिएगा, 5 लाख का देती है इंश्योरेंस सारे कस्टमर को। दैट मीन्स हमारा पैसा तो पूरा सेफ, लेकिन बैंक को जो सपोर्ट करती है डीआईसीजीसी, वो करती है, याद रखिएगा, 5 लाख रुपीज पर अकाउंट पर डिपॉजिट। नंबर 2, दूसरी कंपनी सामने दिख रही है जिसका नाम है BRNPL। इसका काम क्या है? अभी मैंने पीछे देखा था हम लोगों ने कि इंडिया में 4 प्रेस हैं, तो एक मैसूर और एक सालमोनी, कि जो लीड करती थी कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के बिहाफ में जो उसको देखता है उसी का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। एक बार क्लर्क में इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पूछा क्या गया कि BRBNMPL में बी का फुल फॉर्म क्या है दूसरा, तो कभी कभी फुल फॉर्म भी देख के जाना। ठीक है, तीसरा है रेबिट। रेबिट का काम क्या है? आप देखते हो ना, जो भी साइबर केसेस होते हैं, जो भी साइबर टेक्नोलॉजी होती है, उन सबको रेबिट लीड करता है। ठीक है, और इंडिया में इसके अलावा जितने भी बैंक हैं उनका भी कुछ इंटरनेट बैंकिंग होगा, उनका भी कुछ सिस्टम होगा, तो उनको जो लीड करता है वो हमारा इफ्तास होगा, विच इज नोन एज द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलायंस सर्विसेज। जो 5वां है ना, अगर मैं बोलूं, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो 5वां है मैं बता दूं, वो 5वां ये है, जस्ट वेट, ये तो आपने पता चल रही, मैं आपको दे दूंगा। इसका देखो 2 प्रेसेस हैं, मैसूर और सालमोनी में। ये कब बना था? ये बना था 1995। देखो दिस वन जो मैं आपसे पूछ रहा था, ये 5वीं सब्सिडरी है आरबीआई की, जो एकदम नया है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत न्यूज में रहा है पिछले 6 महीनों में, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना, ये आरबीआई की 5वीं सबसे बड़ी सब्सिडरी कंपनी। इसमें 2 चीज जरूर आप याद करना। फर्स्ट वन क्या है हमारा, अगर मैं बोलूं ना, तो जो फर्स्ट वन है ना, इसकी स्थापना कहां किसके द्वारा हुई, तो याद रखना सेक्शन 8 कंपनी अंडर जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उसके तहत इसकी स्थापना की गई। और ये बना है कहां पर? हैदराबाद। ये याद करके जाना। नंबर 1, अगर क्या पता पूछ ले, भरोसा नहीं आजकल एग्जामिनेशन में, कब क्या कहां से पूछ दे, रियली आजकल कोई भरोसा नहीं एग्जाम में, कहां से क्या पूछते हैं। दूसरा जो आपको याद करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताना चाहूंगा, ये याद करके ही जाना कि इसके वर्तमान में हेड कौन है। तो याद रखना, इनके हेड हैं श्री सेनापति गोपाल कृष्णन, जो कि कभी को फाउंडर हुआ करते थे इन्फोसिस के। और याद रखना, इसमें 9 मेंबर हैं, और इसके एक सीईओ भी हैं जिनका नाम है राजेश बंसल। तो राजेश बंसल का नाम भी याद रखना, जो कि इस नए सब्सिडरी में हमारे सीईओ हैं, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है श्री सेनापति। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, पता है श्री सेनापति के दामाद कौन है? एनीवन हु गेस? बताओ जरा, इनके सन इन लॉ कौन है? एनीवन हु गेस?
आपको सुन के बहुत आश्चर्य लगेगा, अगर शायद पता होगा, जिनका नाम है ऋषि सुनक। जानते हो उनको, ऋषि सुनक को? सर वो तो नारायण मूर्ति का दामाद है ना? जो पासली हमने क्या था, समझिएगा, ये ऋषि सुनक का जानते हैं आप लोग, सुने हैं कौन है हाँ ऋषि सर, सुनक? इंग्लैंड के पीएम पद के लिए खड़ा हुआ था। हाँ, तो याद रखना, जो हमारे गोपाल कृष्णन जी है ना, उनसे रिलेटेड इनका भी है। मतलब कहते कभी कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ऐसा सुनते होंगे आप लोग। तो दो चीज जरूर याद करके जाना। बिल्कुल सही बोला आप सर लोगों वो ने, याद रखना। नारायण एक मूर्ति इसका का है। नाम, हेलो, सर वो नारायण मूर्ति का दामाद है। हाँ, नारायण मूर्ति मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन नारायण मूर्ति का जो नहीं, कभी कभी कहते हैं मेरा नाम राजीव, मेरा कोई कजन ब्रदर होगा, कोई कजन सिस्टर होगा, उस रिलेशन में आके इनका भी रिलेशन उससे मिलता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया आपको नोट। लेकिन बाकी ये जरूर याद रखना कि कौन इसके सीईओ हैं। आजकल सीईओ बहुत पूछा है कभी कभी एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल माय डियर। हमारे देश में 4 तो हैं जहां पर मिंट है, जिनको हम लोग कहते हैं जहां पे क्वाइंस बनाए जाते हैं। जो 4 हैं वो याद रखिएगा, जो करेंसी नोट प्रेस हैं, और एक है जहां पर पेपर बनता है, जिसको कहते हैं ना पेपर मिल। भाई 20 रुपए का नोट कहीं तो प्रिंट होता है, तो 20 रुपए का जो पेपर भी तो कहीं बनता होगा। तो इन सबको हमारे देश में यह मॉनिटरी करती है। इसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 2006 में बनके तैयार हो गया। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसकी हेड है मिस तृप्ति पी घोष। ठीक है, टोटल इसमें 9 डिवीजन है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट ऑन कॉर्पोरेशन दैट इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट, क्वाइन, जुडिशियली स्टाम्प, पोस्टेड स्टाम्प एंड अदर। यानी जो भी जहां पे प्रिंट होता है वो सारा यही बनता है, सब मिला के। ठीक है, और याद रखना ये एक प्रकार का एक मिनीरत्न कंपनी है। इंडिया में ना 3 कैटेगरी होती है, जैसे नवरत्न कैटेगरी सुना होगा आपने, महारत्न सुना होगा, मिनीरत्न सुना होगा, एज पर द कंपनी ग्रोथ, एज पर द कंपनी वैल्यूएशन, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हो गया था। हाँ, हमेशा बार बार कहती है कि जागो ग्राहक जागो, कभी भी कोई फ्रॉडली अगर केस हो रहा, एक मिनट को, आवाज नहीं आ रही क्या? मेक मी कंफर्म, मुझे बताओ। आ रही है सर, आ रही है ना? हाँ, ठीक है, वो बच्चे कुछ पूछे इसलिए मैंने पूछा। तो हमेशा जागो ग्राहक जागो, और कभी कोई कहता ना कि करेंसी नहीं लेंगे तो बिल्कुल आरबीआई कहती हमें आप कॉल कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक चीज याद रखना जो मैंने अभी बताना चाहे थे, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ 25 पैसे और इससे नीचे ये सारा बंद हो चुका है जून 2011 से। ठीक है, इसमें कहीं नो, ये एज पर द, याद रखना अगर मैं बोलूं आपको तो एज पर द क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत इसको हटा दिया गया सर्कुलर से। यानी कि अभी जो न्यूनतम हमारा है वो 50 पैसा है और मैक्सिमम कितना हो गया हमारा 20 रुपीज। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बार जरा प्रैक्टिस कर लें जल्दी से। यस सर। तो आंसर आप कहां देना, आंसर आप ग्रुप में देना। ओके, दे लेंगे सभी लोग ग्रुप में आंसर? ओके सर। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या हो। आप बस ऑप्शन नंबर भी दोगे तो हम समझ जाएंगे। नाइस, बिल्कुल सही है, चलो बिल्कुल सही। अगला बताओ जल्दी से, नेक्स्ट वन। वेरी नाइस, चलो अगला बताओ। चलो ठीक है, वेरी नाइस, अगला बताओ। वेरी नाइस, चलो अगला बताओ। गुड, कॉपी तो नहीं करो ना, अपने हिसाब से आंसर देना। ठीक है, नाइस, अगला। ये शायद आपका सही होगा, इट माइट बी, हो सकता है गलत हो जाए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है।
एक नियम याद रखना, कभी भी कोई कंपनी जो अपने शेयर के अगेंस्ट में आपको लोन कभी नहीं देगी, क्योंकि जो शेयर्स की वैल्यू होती है ना वो ऑलवेज फ्लक्चुएट करती है ना। तो आंसर यहां होगा तीसरा नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नाइस, चलो ठीक है, गुड। 1 रुपीज नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ, अच्छा ये भी बता दो मुझे और अच्छा लगेगा, अभी प्रेजेंट में कौन है फाइनेंस सेक्रेटरी? मुझे याद नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रियली मुझे याद नहीं। अगर किसी को है तो मुझे बताओ। अजय भल्ला तो शायद चेंज हो गया ना काफी दिन पहले, मुझे लगता है शायद टीवी सोमनाथन है शायद। हाँ शायद टीवी सोमनाथन है, एज पर माई कंसर्न, है ना। अजय भल्ला तो बहुत पहले से चेंज हो गए। तरुण बजाज तो रेवेन्यू सेक्रेटरी है। चलो चलो ठीक है, नाइस नाइस नाइस। मुझे बताओ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्या क्या डाउट है, मुझे बताओ। कुछ चीजें मैं पहले बता दे रहा हूं, फिर आपके डाउट शायद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो आपको क्या याद करके जाना, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी। आपको बस ये याद करके जाना जो सामने मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो ये सारे रेट्स आपको याद होने चाहिए, और इसमें जो सारी चीजें हैं ना, जो मैं चीज बता रहा हूं क्या क्या पूछ सकता है। जैसे एक नियम है हमारे देश में कि सीआरआर को कौन से एक्ट में रखने के लिए कंपलसरी नॉर्म्स हैं, तो याद रखना इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में रखना अनिवार्य है सारे बैंकों। इंडिया में जो सीआरआर है ना, याद रखना इसका कहीं कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, नो मिनिमम और नो मैक्सिमम। ये हमेशा कैश के फॉर्म में जमा किया जाता है, डेली आरबीआई के फॉर्म में, और अभी जो ये है वो है 4.5%। अभी जो लेटेस्ट जुलाई का रिपोर्ट आई है मॉनेटरी पॉलिसी में, आपको उसका थोड़ा बता देता हूं। उस रिपोर्ट में याद रखना सारे रेट्स को चेंज कर दिया गया है, सारे रेट चेंज हो गए, बट उसमें कुछ रेट्स को चेंज नहीं किया गया। इट माइट बी वो पूछ दे आपसे, तो याद रखना उसमें जो सीआरआर है उसको छेड़ा नहीं गया, चेंज नहीं किया गया, नंबर 1। उसमें एसएलआर को भी चेंज नहीं किया गया, लेकिन उसमें रेपो को, एमएसएफ को, बैंक रेट को चेंज कर दिया। अगर मैं बोलूं प्रेजेंट में बैंक रेट कितना है तो आपको याद होना चाहिए, ये पहले था 4.90 और इसमें 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करके इसको कर दिया गया 5.40। तो आपको दोनों याद रखना होगा कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट चेंज किए, तो याद रखना 50 बेसिस पॉइंट। कभी कंफ्यूज मत होना, 100 बेसिस पॉइंट बराबर होता है 1%, तो हम कह सकते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट बराबर कितना होगा 0.50, यानी कि आधा प्रतिशत। ठीक है, जो रिवर्स रेपो रेट है वो पहले भी 3.35 था, अभी भी 3.35%, उसमें चेंजेस नहीं किया गया, पर देख लेना जाके। जो एमएसएफ है वो चेंज कर दिया गया और बैंक रेट की भी चेंज कर दिया। मुझे बताएगा कोई कि अभी एट द मोमेंट एमएसएफ और बैंक रेट कितना है? एनीवन मुझे बताओ। सर कंफर्म नहीं है, लेकिन 5.15 या 5.65 इन्हीं दोनों से। यस, तो याद रखना ये 5.65 है, पहले था 5.15 बेटा, उसमें कितना चेंज किया गया 50 बेसिस पॉइंट, तो तुरंत कितना हो गया। और याद रखना जो एमएसएफ ना वो हमेशा बैंक रेट के इक्वल होता है, यानी अगर कोई भी एक याद होगा तो याद रखना दोनों ही याद आपको होगा, एमएसएफ और बैंक रेट। एक जो बहुत चर्चा में है मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, एचडीएफ, क्या पता इस बार पूछ दे, जो कि इस साल 2022 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। अभी हम आगे बता देंगे क्या होता है। ठीक है, ये सारे पुराने रेट्स थे जिसमें चेंज करेंगे, तो एक बार साइट ओपन करके एक बार लेटेस्ट वाला रेट सारे आप देख लीजिएगा, सभी लोग देखिएगा। ठीक है, यही वो कमिटी पहले थी जो बनाई गई थी 2016 में, जिसका काम था कि हमारे देश में रेट्स को ऊपर नीचे करेंगे। और याद रखना 1, 2, 3 और 4 ये चारों चेंज हो चुकी हैं। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में 3 मेंबर आते हैं सरकार की तरफ से और 3 मेंबर आते हैं आरबीआई की तरफ से। और याद रखना इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 सालों का कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है। इसीलिए 2020 में
ये तीनों बदल दिए गए। कोई मुझे बताएगा अभी प्रेजेंट में एमपीसी में कौन कौन मेंबर है? एनीवन? एक तो हमारे ये हैं शक्तिकांता दास, एक हमारे डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा है, ये भी है। कोई मुझे बताएगा बाकी 4 कौन है जो आपको याद होने चाहिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कौन है। और ये भी बदल गए हैं इस साल मई में, और इनकी जगह आ गए हैं राजीव, याद रखना, ठीक है। आसमा गोयल, जयंतार वर्मा और शशांक भिडे, ये तीनों ही चेंज कर दिए गए हैं और तीनों रहेंगे 2024 तक, क्योंकि इनका भी कार्यकाल होता है 4 सालों के लिए। एक नियम है, जो नियम जान लीजिए, अगर दोनों की वोटिंग राइट्स, जैसे 3 ने कहा कि रेपो रेट इंक्रीज करिए और 3 ने कहा रेपो रेट डाउन करिए, इन दैट केस में जो शक्तिकांता बाबू चाहेंगे वही हो जाएगा इन द केस ऑफ टाई, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम सभी को पता है और शायद सभी लोगों को पता होना भी चाहिए, क्योंकि आप बैंकिंग के बहुत अच्छे एस्पेरेंट्स हो। एक टर्म आता है हमारे देश में बैंकिंग में जिसको हम लोग कहते हैं एनडीटीएल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एनडीटीएल। शायद सुना होगा आप सभी लोगों ने, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शायद सभी लोग इससे फैमिलियर हो। से यस और नो? यस सर। कोई हेजिटेट मत करना पूछने से, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना। सुना सुना लग रहा है सर। है ना यार, बहुत आसान। देखो बैंक में ना एक कासा आप देखते होंगे, दिस वन, जिसको कहते हैं करंट और सेविंग अकाउंट। इन दोनों ही अकाउंट्स में आपको पैसा निकालने के लिए ना कभी बैंक मना नहीं करेगा, इसलिए बैंक इसको कहता है डिमांड डिपॉजिट। नंबर 1, एक सुना होगा आपने रिकरिंग अकाउंट और एक सुना होगा आपने फिक्स अकाउंट, जिसमें क्या होता है हम जाते हैं बैंक में और सर्टेन टाइम के लिए पैसा जमा कर देते हैं। दैट मीन्स बैंक ने कहा कि ये पैसा आपने जमा किया है सर्टेन टाइम के लिए, तो बैंक क्या कहती है? इसको मानती है डिमांड डिपॉजिट, इसको मानती है टाइम डिपॉजिट। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कह सकते हैं ना कि बैंक का ये टोटल डिपॉजिट होगा। और टोटल को क्या कहते हैं? नेट। नेट में क्या आ गया? नेट में एक आ गया हमारा डिमांड, एक क्या आ गया हमारा? टाइम। और जो पैसा हम जमा करते हैं बैंक में वो बैंक के लिए क्या होगा? लायबिलिटी। इसे ही कहते हैं हम लोग शॉर्ट में नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब याद रहेगा सभी लोगों को? क्लियर हो गया है ना। मेरा हमेशा से कॉन्सेप्ट ये रहता है डियर, पता है, रटना नहीं। एक बार समझ जाओगे ना, जीवन में कभी नहीं बोलोगे। लोग रट लेते हैं, रटना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, तो पता होगा सभी लोगों को, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इंडिया में सभी बैंक के नियम है कि आपके पास जो भी जमा है इन द नेम ऑफ एनडीटीएल, उसका सर्टेन परसेंटेज आपको डेली जमा करना है आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में, जिसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। यानी जब भी सीआरआर इंक्रीज होगा तो जरा सोचो क्या होगा? बैंक के पास कैश कम हो जाएगा, और अगर बैंक के पास कैश कम होगा तो लोन भी कम देगा। लोन भी कम देने से क्या होगा? मार्केट में मनी का फ्लो क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए आपने अक्सर गौर किया होगा, जब भी आरबीआई को महंगाई को कंट्रोल करना होता है तो आपने गौर किया होगा वो अक्सर रेट्स को इंक्रीज कर देते हैं, और जब भी उनको मार्केट में पैसा इन्फ्यूजन करना होता है तो रेट्स को क्या करेंगे? वो डिक्रीज कर देते हैं। तो 2 चीज याद करके जाना, इसका परसेंटेज कितना है और ये कौन से एक्ट में मेंशन है, ठीक है। एसएलआर भी सेम ही है, पता होगा आप लोगों को, बट इसमें डिफरेंस 2 चीज हो जाती है। यहां पर याद रखना, जो एक्ट है वो चेंज हो जाएगा, और यहां पर जो मेंटेन किया जाता है वो किया जाता है अपने पास, यानी कि खुद के पास दोस्तों। और किस फॉर्म में होगा? लाइक फॉरेन करेंसी, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, गोल्ड के फॉर्म में होगा। और ये जरूर याद रखना एसडीआर, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की करेंसी है, इसमें याद रखना नो मिनिमम, यानी कि एसएलआर अगर मैं बोलूं अभी 18% है तो यह 0 भी हो सकता है, बट इकोनॉमी की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो यह 40% भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी परिभाषाएं सभी लोगों को पता होगी ना? मुझे बता दो, से यस और नो। यस सर। आगे चल रहा हूं, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? एमएसएफ में एनीवन हु हैव एनी डाउट? एक बार बता दीजिए सर थोड़ा सा। सिंपल याद रखना, एक्चुअली हुआ क्या, 2011 में आरबीआई ने ये कहा, क्योंकि पता है आपको जो रेपो से लोन लेने की लिमिट होती है ना, वो बहुत लिमिट होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास टोटल पैसा 100 करोड़ है एज ए बैंक, इसका हम ओनली 0.75% ही उधार हम ले सकते हैं थ्रू रेपो रेट। मान लो ये लिमिट क्रॉस हो गई,
और हमें फंड की रिक्वायरमेंट हो तो क्या करेंगे? इन दैट केस में याद रखना 11 में एक इनिशिएटिव लिया गया कि जो भी आपका एनडीटीएल होगा उसका आप 2%, इनिशियली ये 1% था, बट राइट नाउ आपको याद करके जाना है 2%। आप 2% तक लोन हमसे उधार ले सकते हो फॉर 1 दिनों के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए, अगर आपको एमएनसी को नीड आती है तो। और कहा गया कि जब भी आपको एमएसएफ के द्वारा लोन हमसे लेना है तो आपके पास मिनिमम 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इससे कम आपको लोन हम नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें चार्ज ही जरूर याद करके जाना। पहला परसेंटेज, जो अभी कितना परसेंट लोन लेने की कैपेसिटी है, 2%। दूसरा टाइम टेन्योर, कब कब लोन लिया जा सकता है, तो 1 दिनों के लिए। और तीसरा कि अभी प्रेजेंट में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है सारे लोग? यस सर। सर ये एमएसएफ में सर अपनी जो लिक्विडिटी रेशियो है उसको कंप्रोमाइज कर लिया जाता है सर 1 दिन के लिए क्या? हाँ, नहीं, इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट सर एसएलआर जो होता है, अगर हम क्योंकि हम पैसा लेंगे तो हमको अपनी सिक्योरिटी देनी होगी, तो हमारी डीप हाँ, होगी सिक्योरिटी में। अच्छा क्वेश्चन सुनिए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक नियम है कि मान लो, जरा समझना, 1 2 3 4 5, ये 5 दिन है, समझना। ठीक है, मान लो इन 5 दिन को मिला के हमारे पास टोटल पैसा है बैंक में 250 करोड़ रुपए, फॉर एग्जाम्पल 250 करोड़ रुपीज। तो एक्चुअली बैंक में एक नियम है कि आपको डेली तो मेंटेन करना है एसएलआर, सीआरआर, बट हो सकता है कि अगर आपने मंडे को आपको रखना था अपने पास फॉर एग्जाम्पल 18% लिक्विड एसेट्स, गॉट इट, बट आपने 16 ही रखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 5वें दिन को कहते हैं आरबीआई में, याद रखना, रिपोर्टिंग फ्राइडे, उस दिन आपको 5 डेज का मिला के टोटल रखना अनिवार्य है, गॉट इट। दैट मीन्स यू कैन कंप्रोमाइज योर लिक्विड एसिड फॉर सम डेज ऑल्सो, आप रख सकते हो बिल्कुल, देयर इज नो इशू। हेलो, ओके सर, हो ना? चलो, एनीवन और किसी को कोई इसमें डाउट? नो सर। एक्चुअली ये 2 टॉपिक में जो पढ़ा रहा हूं आपको ना, ये 2 टॉपिक के लिए कम से कम मुझे 4 आवर्स की रिक्वायरमेंट थी, 4 घंटे, लेकिन मैं इतना कवर करा दे रहा हूं कि कम से कम अगर एग्जाम में सामने आता है तो आपको हेल्प मिल जाए, कम से कम मेरा ये बेसिकली पर्पस है। और आई होप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ज्यादा फास्ट हूं, मुझे बता देना यार। है ना? चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये परिभाषा है, पता होगा, जब भी आरबीआई बैंक को लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए, दिस इज नोन एज द बैंक रेट, है ना? ये याद करके जाना, क्या पता पूछे कि हमारे देश में ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन कंडक्ट कराता है, तो ये कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसके माध्यम से? आरबीआई के माध्यम से। इसका बस एक काम होता है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो सिक्योरिटीज आप सेल करके मार्केट से पैसा बोरो कर, और अगर मार्केट में पैसा कम है तो सिक्योरिटीज मार्केट में सेल कर दो। यानी कि याद रखना, इसका 2 ही काम है, या तो खरीदेगा और या तो बेचेगा। यानी कि याद रखना, या तो सेंट्रल बैंक परचेस करेगा और या तो सेल करेगा, और मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है, सिंपल शब्दों में याद रखना। एमएसएस की बात करते हैं तो याद रखना, ये एक इनिशिएटिव है जो हमारे देश में 2004 से लिया गया। इसका पर्पस क्या था कि कभी कभी गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है मार्केट से पैसा हटाने के लिए, जब महंगाई बहुत ज्यादा मूव करती है। ठीक है, हाँ, नाउ ओके।
साउंड, एक्चुअली मैंने बीच में साउंड रोका था। मुझे बता दो साउंड आ रहा है? यस सर। ऑडिबल चलो सर। ठीक है, बता दे। हाँ, एक चीज बस ये समझ लो जो मैं बता देना चाहता हूँ एट द लास्ट में कि एसडीएफ क्या है। एक बात सिंपल याद रखना, हमारे देश में आरबीआई कहती है बेटा बैंकों से कि डियर आ बैंक, अगर आपको हमसे लोन की रिक्वायरमेंट है तो हम आपको लोन देंगे, बिल्कुल। और रेट होता है क्या, जिसका नाम है रेपो रेट। ये सभी को पता होगा, बहुत आसान है। साथ में इस बैंक को कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक्सेस पैसा है, आप वो हमारे पास जमा कर दो और इसके बदले में आपको हम कुछ ब्याज देंगे, जिसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि रिवर्स रेपो रेट इज ए काइंड ऑफ रेट ऑन विच आरबीआई हैज टेकन एक्सेस मनी फ्रॉम द, सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो जरा समझना, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। जब बैंक उधार लेते हैं आरबीआई से, कुछ रखेंगे ना बंधक, कोलेट्रल, क्या पता पैसा दे ही नहीं। तो याद रखना, जिस प्रकार जब बैंक इनको देते हैं कोलेट्रल यानी कि कुछ बंधक, कुछ गिरवी, सिक्योरिटीज, तो जब आरबीआई पैसा लेगा तो आरबीआई तो कुछ इसमें बंधक देता होगा, कोलेट्रल, कोलेट्रल सिक्योरिटीज। जैसे हम जब कुछ लोन लेते हैं बैंक से, जैसे मैंने लोन लिया फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग लोन या कुछ भी लिया, तो नहीं बैंक हमसे कुछ गिरवी रखवाता है, क्या पता राजीव सर पैसा नहीं दे पाएंगे। तो वही हाल यहां पर भी होता है, उसमें हम लोग कहते हैं कोलेट्रल या कहते हैं मॉर्गेज, सिंपल समझना, ठीक है। तो 2022 में क्या हुआ, आरबीआई ने एक बड़ी बड़ी बात सोची कि जब कोविड था हमारे देश में और इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, तो क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा, सरकार ने बहुत सारा पैसा मार्केट में इन्फ्यूजन किया था, बहुत सारा पैसा डाल दिया, लोगों के लोन माफ कर दिए गए थे, लोन सस्ते कर दिए गए थे। अब कंसर्न है दोबारा इकोनॉमी तो सही हो गई, तो अब कैसे उस पैसे को वापस लिया जाए, व्हाट आर द स्टेप। तो कहा गया एक काम करते हैं, आरबीआई ने कहा बैंक को, डियर बैंक, आपके पास जो भी पैसा है उस पैसे को आप हमारे पास जमा करो, तो उस पर आपको हम रिवर्स रेपो रेट से भी ज्यादा ब्याज देंगे, और हां लेकिन उसमें हम आपको नहीं देंगे कोलेट्रल, और उसे ही नाम दिया गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। मुझे बताओ क्लियर रहेगा सभी लोगों को, मेक मी कंफर्म। सर एक बार यानी हम कह सकते हैं कि जो एसडीएफ है और रिवर्स रेपो रेट बोथ आर सेम, बट दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? रिवर्स रेपो रेट में जब भी आरबीआई बैंक से पैसा लेती है तो उनको जमा करती है कोलेट्रल, बंधक, सिक्योरिटीज, लेकिन जब भी एसडीएफ के मामले में पैसा लेती है उसमें कुछ भी कोलेट्रल जमा नहीं करती। इसलिए आपने गौर किया होगा कि देखना आप खुद भी जाके कि रिवर्स रेपो रेट से इसीलिए एसडीएफ का रेट हमेशा क्या होता है, ज्यादा। मुझे बताओ बोथ आर क्लियर? सर एक बार समझा दीजिए फिर से देखो, सिंपल शब्दों में समझना। वो कोलेटरल का एक बार और समझा दीजिए ना। हाँ बेटा, क्या पूछा आपने? कोलेटरल का एक बार और समझा दीजिए ना, वो क्या, मैंने ठीक से सुना नहीं, वॉइस कट रही थी। चलो ठीक है, जरा समझना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इस रेट पर बैंक अपने एक्सेस पैसे को जमा करते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई से लेते हैं कुछ सिक्योरिटीज। भाई हम जो पैसे जमा करेंगे कुछ तो रखेंगे अपने पास। तो ये तो हम लोग ने जान लिया कि क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। सिंपल शब्दों में, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई बैंकों से पैसा अपने पास जमा करवाती है, ठीक है, लेती है जो भी इनके पास एक्सेस पैसा है, ठीक है, और उनके एवज में बैंकों को देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि ट्रेजरी बिल हो गया, बॉन्ड हो गया, जो सरकार के पास है। केस 1। केस 2 क्या है? एसडीएफ के बदले के द्वारा भी हमारे देश के जो बैंक है ना, वो जमा कर सकते हैं पैसा आरबीआई के पास, यानी आरबीआई को पैसा दे सकते हैं, और इनके एवज में उनको मिलता है ब्याज, जो भी राइट नो 3.35% है, जो कि रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा है। बट इसमें कंडीशन क्या है कि याद रखना कि इसमें आरबीआई बैंकों को कुछ भी नहीं देगा सिक्योरिटीज, क्योंकि वह इसको रेट ज्यादा दे रहा है। तो ये जो फैसिलिटी स्टार्ट किया गया अप्रैल 2022 में, याद रखना, इसी को ही कहा जाता है स्टैंडिंग
डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। याद रहेगा सभी लोगों को? मुझे बताओ। नाउ ओके यस है सर। ना? ठीक है, एकदम बस एक डिफरेंस मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो जस्ट वेट, पढ़िए जरा समझना। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विल बी एन एडिशनल टूल फॉर absorbing liquidity without any collateral. ओके, यानी कि अकॉर्डिंग टू द आरबीआई हैज डिसाइडेड कि भाई इसके माध्यम से हम मार्केट से पैसा क्या करें बेटा, एब्जॉर्ब कर लें। क्योंकि भैया मैंने अभी क्या बोला था पहले, इतना ज्यादा पैसा दे दिया गया बाजार में, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं थी, क्योंकि इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी तब 2020-21 में, कोविड के कारण, पेंडेमिक के कारण। तो पैसे को कैसे बाहर निकाला जाए, तो एक तरीका था, ये तरीके को याद रखना स्टार्ट किया गया। ठीक है, और याद रखना यह तरीका कोई नया नहीं है, यह तरीका बहुत पुराना है, और इसके लिए हमारे देश में उर्जित पटेल जी ने एक कमेटी बनाई थी 2014 में, और रिकमेंड किया था कि एक ऐसा टूल भी हो जिसके माध्यम से आरबीआई मार्केट से पैसा बोरो कर पाए। मुझे बताओ इसमें कहीं को डाउट समझने में यहां तक किसी को, एनीवन? नो सर। यहां तक क्लियर है ना? तो हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जरा देखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब मार्केट में 17.2 ट्रिलियन पैसा डाल दिया था थ्रू मल्टीपल स्कीम के माध्यम से। अब इसी पैसे को मार्केट से हटाने के लिए इंडिया ने, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया एसडीएफ दोस्तों। ओके, सभी लोगों को याद रहेगा? और कुछ मैं फॉर्मूले दिखा दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ी समय की कमी है, मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखा देता हूं, फॉर्मूले याद कर लेना एक दिन में एग्जाम जाने से पहले। एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, अक्सर न्यूज में रहता है, बार बार आता है, आई होप आपने देखा भी होगा, सुना है आप लोगों ने? M1, M2, M3, M4, M0, एनीवन? सुने हैं सर, पर अभी याद नहीं हो पाया। कोई, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बस नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं आपको। एक्चुअली कभी विशेष टॉपिक टाइम मिलेगा तो मैं और चीजें डिस्कस करूंगा, क्योंकि समय पता नहीं चला, 1 घंटे गुजर गए, पता नहीं चला रियली ना। जो मनी सप्लाई होती है ना हमारे देश में, उसको 4 फॉर्मूले से देखा जाता है कि पैसा कहां कहां है। यानी आरबीआई ने पैसा छाप तो दिया, अब पता तो हो कि पैसा एट द मोमेंट अभी कहां का है। जैसे मान लो आरबीआई ने 200 करोड़ रुपए छाप दिए, प्रिंट कर दिए, अब पता तो चले ये पैसा है कहां, बाजार में किसके पास है। तो पता करने का एक तरीका है आरबीआई के पास, को फॉर्मूला है विच इज नोन द मनी सप्लाई इन द मार्केट, M1, M2, M मतलब क्या हो गया, मनी सप्लाई। जरा देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं, दिस वन, एक मिनट कहां गया, दिस वन। ये कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको डाल दूंगा कि पैसा कहां कहां होता है, और उसके द्वारा हमारे देश में आरबीआई पता कर लेती है कि अभी पैसा छापने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं रिक्वायरमेंट है। जो आपको याद करना वो जरूर याद कर लेना। पहला होता है M1, जिसको हम लोग कहते हैं, याद रखना, इसी को कहते हैं नैरो मनी। एक होता है M3, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड मनी, और एक याद रखना है M0, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व मनी। ये 3 चीजें याद करके ही एग्जामिनेशन में बैठना, ठीक है? बाकी कुछ टाइप ऑफ मनी है सामने। ओके, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं आपको दे दूंगा, देख लेना अगर देखना चाहो तो, ठीक है? अब मुझे बताओ यहां तक कैसा लगा सेशन, समझ में आया डेटा आप लोगों को? हेलो एवरीवन, कैसा लगा? तो आज इतना ही रखते हैं। मैं तो चाह रहा था कि मैं एक टॉपिक और कवर करा देता, आज मुझे मन था कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, मैं उस पर भी एक सेशन लूं बहुत जल्दी, और मौका मिलेगा तो मैं आज ही या कल ले लूंगा। एक रिक्वेस्ट मेरा है, मैंने आज बहुत सारे ग्रुप में डाले हैं पीडीएफ, देखा है आप लोगों ने? यस सर। तो मेरा एक रिक्वेस्ट सभी लोगों से रहेगा, काइंडली अभी मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा ग्रुप में ना, इस सारे पीडीएफ में अगर कोई भी डाउट उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। हम लोग फिर एक डाउट सेशन लेके चलेंगे बाय टुडे या बाय टुमारो, जैसे मेरे पास टाइम मिलेगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा आप लोगों से। और सेशन कैसा लगा? हेलो सर, जो बैंक के जो हेडक्वार्टर और उनकी टैगलाइन वाली सर पीडीएफ चाहिए थी असल में। मैं आज दे देता हूँ, मैं अभी दे देता हूँ यार, मैं अभी दे दूंगा आपको, कंफर्म दे दूंगा, ठीक है? आई हैव ऑल। जी सर। सर तो 2 और दिन ये पहले सेशन बोले थे कैसा आपने। लगा आप लोगों को? ऐसे सेशन की रिक्वायरमेंट आपको है कि नहीं, कैसी है, व्हाटएवर, मुझे काइंडली गिव द फीडबैक इन टेलीग्राम ग्रुप, वो जो गाइडली बिजनेस ग्रुप में अपना फीडबैक दीजिए, जिससे हमें पता तो चले कि ऐसे सेशन की आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं। बेनिफिट्स हुए आप लोगों को? हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे।
चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर अटेंशन, है ना। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी दोबारा मिले। जैसा भी फीडबैक हो मुझे जरूर बताइए टेलीग्राम ग्रुप में विद स्क्रीनशॉट। थैंक यू एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।